हिंदू जो समुदाय है, खास करके ऐसे व्यक्तित्व जिसको भगवान ने ही वही रंग रूप के साथ बनाया जो हमें बनाया है, कहीं ना कहीं लिंग परिवर्तन के कारण ये उसको कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस है। मान लीजिए मैं एक पुरुष हूँ, एक स्त्री है, फिर मतलब LGBTQ का कोई भी सदस्य है, तो उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा अंतर है तो मानसिक विचारों का है कि हम जो सोच रखते हैं कि इस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये समाज से अलग व्यक्ति है। तो मुझे समझ मैं यही आगे भी हमने काफ़ी सारे ऐसे इंटरव्यू भी ऐसे व्यक्तित्व का किया है हमने कि भाई ऐसे व्यक्ति की हम भावनाओं को समझेंगे, ऐसे व्यक्ति की जो मन ही मन वो दुखी रहते हैं कि भाई लोग ही उसको दुखी बना देते हैं, उसके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं कि भाई तू किन्नर है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है, तू ये है, अलग अलग जो भी कुछ शब्द रचना है लोग उसको वही शब्द रचना के साथ पुकारते हैं और उससे वो डिप्रेस हो जाते हैं। बट जो उसके पास जाके हम पूछेंगे कि भाई तेरी हालचाल क्या है, क्यों ऐसे हो गया है, तो वो भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि एक मानवता जो होती है ना, फिर वो पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, या फिर LGBTQ का कोई भी सदस्य, तो भगवान ने हमें कोई अंतर नहीं रखा है बनाने में, तो हम क्यों हमें विचारों से हम उसको अंतर रखते हैं और उसको दूर रखते हैं। तो वही इंसानियत ही सबसे बड़ी बात होती है, बाकी तो और कुछ है नहीं। विचार को चेंज कर देते हम तो हर कोई व्यक्ति साथ में रह सकता है। और हमारा भारत देश तो एक आज़ाद देश है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है। पोपट सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक तो यू। कैसे हैं आप? बस एकदम बहुत बढ़िया भाई। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में आपके? बस यही नॉर्मल की तरह जो ज़िंदगी को जिया जाता है, कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए हर दिन नया विचार के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करते हो, रात में कुछ सुकून की नींद मिलती है इसलिए वही काम करते। रात में बेड पे जाते पहले क्या सोचते हैं आप? क्या मन में आता है? सुकून बस मिलता है? यही सोचते हैं कि भाई मैंने आज पूरे दिन क्या किया, मेरे से कुछ ऐसी गलत चीज़ तो नहीं हो गई है ना कि जिसके मेरे से कुछ गलत काम नहीं हो गया है कि जिसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को बुरा लगा हो, मेरे बोलने से किसी को बुरा लगा हो, या फिर मेरे कार्य पद्धति से किसी को बुरा लगा, वही वही सोचते उसमें फिर सुधार करते। जो कल नया दिन भगवान देंगे तो वो सुधार के बाद उसको बेहतर करने की कोशिश करते, फिर वही रात के सोच रखते हुए सो जाते हैं। सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? अ, वैसे तो मैं पहले शुरुआत से बताऊँ तो मैं मेरा रेसिडेंस सूरत में है, और मेरे मेरे मम्मी और मेरे बड़े भाई है, अभी हम सब लोग सूरत में ही रहते हैं। और मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था, और जन्म के बाद ही 6 महीने के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी किसी कारणवश। और उसके बाद मम्मी ने सभी जवाबदारी उठा ली। और जो पेरेंट्स के अंदर होता है कि भाई मेरा बच्चा पढ़े अच्छी जगह पे, उसको एक ऐसी नौकरी मिले या फिर कुछ ऐसे संस्कार मिले कि भाई आने वाला फ्यूचर मैंने जैसे मेरी लाइफ जी है वैसी मेरी बच्चे को लाइफ नहीं मिलनी चाहिए। तो वही विचार के साथ मम्मी और मेरा पूरा परिवार हम सब लोग गांव में चले गए। भावनगर महुआ तालुका का एक छोटा सा गांव है वाघनगर, टाइगर टाउन, और वहाँ पे ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, सॉरी वहाँ पे ही मैंने सब कुछ सीखा है। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो 3 साल की मेरी उम्र थी, और जब गांव में क्या कहते हैं कि भाई जो मम्मी वगैरह जो काम करते वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था गवर्नमेंट का, वो जो रोड खोदने का होता हाँ है। हाँ। तो मम्मी ने वही भी काम किया है, और वो रोड खोदने जाते थे, फिर मैं और मेरा भाई साइड में बैठते थे, और उसमें भी जो कुछ भी पैसा मिलता था उससे घर गुजारा चला लेते थे। और ऐसे ही चलता रहता था। वो बचपन का दिन तो याद करते हैं तो भाई लगता है कि भाई अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। तो आपका बचपन बहुत ही स्ट्रगल से बहुत बना बहुत हुआ है। भाई बहुत। तो आपको ये लोगों को मदद करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लोगों की जो मदद, मतलब अब मैं कर रहा हूँ ऐसा तो मैं तो अकेला ही हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा तो मेरे अंदर कभी विचार ही नहीं आता कि मैं मदद कर रहा हूँ। मेरी अंदर की एक इच्छा है, सभी व्यक्ति को अंदर एक इच्छा होती है कि भाई मैं ये करूँ, कुछ भी काम हो, क्योंकि जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ करने के लिए मिला है। तो वही अकॉर्डिंग वही विचार के साथ मैं काम करने की सोच रखता हूँ। बाकी मैं तो कुछ मदद कर ही नहीं रहा हूँ, ईश्वर जो विचार देते वही विचार के साथ हम लोगों के प्रति वो विचार रखते हैं, लोग प्यार देते हैं, फिर उसके बाद जो भी कुछ वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते, तो वही विचार के साथ जुड़े हुए हैं। और ये विचार कहाँ से आया, आपका प्रश्न यही है कि ये विचार कहाँ से आया। मैंने अभी बताया कि बचपन ही कुछ ऐसा गुजरा है कि पहले से ही मतलब लाइफ ऐसी जी है। रोड पे मम्मी जब काम करती थी, उसके बाद मैं 5-6 साल का हुआ तब मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुझे भावनगर भेजा गया। वहाँ पे नंद कौरबा बाल आश्रम है भावनगर में,
और वही आश्रम एक ऐसा था जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसको आगे की जो भी कुछ सुविधा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। तो मेरी पढ़ने की उम्र में मैं भावनगर चला गया और वहीं पे मैंने पढ़ने की फिर शुरुआत की। मैंने 10 साल तक वहाँ पे पढ़ाई की है और वो आश्रम में मैंने एक चीज़ सीखी है कि हर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए पुस्तक से माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो तो मिलता ही है, बट साथ साथ में उस आश्रम में मैंने वो सीखा कि एक इंसान के प्रति कैसे हम भाव रख सकते, कि इंसान की मदद हम एक किस तरह से हम कर सकते। तो वो सब कुछ जो आध्यात्मिक के साथ जुड़ के और जो भी कुछ वहाँ पे मुझे आश्रम में सीखने को मिला है वही अभी मुझे काम आ रहे हैं और वही विचार के साथ मैं लोगों के पास जाता हूँ और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और वहीं से मुझे विचार आया था कि भाई मैं अपने जीवन में, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास मतलब सब कुछ है कि भाई मैं अच्छे से सो लेता हूँ, अच्छे से खाना खा लेता हूँ, मेरे अच्छे से अच्छी घर पे रहने की व्यवस्था भी है। बट ऐसे बेघर व्यक्ति होते हैं जो कहीं ना कुछ कमी के कारण वो माइंड से भी डिप्रेस होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लत पे लग जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। समाज के अंदर वो बुरे व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि जो सुविधा होती है वो नहीं मिलती है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों ना बेटर करने की कुछ एक पहल करूं कि जिसके माध्यम से लोगों को भी अच्छा लगे और लोग भी आगे आए और एक दूसरे लोगों की मदद करें। स्टार्टिंग में आपको हेट या कुछ मिला था कि आप ये काम कर रहे हैं, ये सबसे यूनिक है इसलिए? हाँ बिल्कुल, हर कोई काम रहता है, वो तो मैंने एक इंटरव्यू में भी देखा कि भाई सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ भी काम कर लो आपकी दुनिया में, आपको पहले तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। भाई लोग कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है तू, जो पढ़ने की उम्र में तू ये करने लग गया तो फिर आगे जाके क्या करेगा, कुछ नौकरी धंधा कर ले। घर से ही मिलता है ये सब कुछ, क्योंकि पहले ही रिजेक्शन घर से ही होती है, फिर वो मम्मी हो गया, रिश्तेदार के सभी लोग हो गए, भाई बंद दोस्तार हो गए। बट अंदर एक इच्छा थी कि मुझे करना है, बस मेरे दिल में ऐसा था कि ये करके मुझे शांति मिलती है और शांति को पाने के लिए मैं सब कुछ करता था। मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल जो प्रोग्राम होते हैं यूट्यूब के अंदर वो ज़्यादातर मैं देखते रहता था। फिर वो संदीप माहेश्वरी सर का भी बहुत अच्छे मोटिवेटर है, उसका भी प्रोग्राम मैं हर बार देखता रहता था और उसमें भी मैंने एक बात सीखी है, कभी बोला मैंने कि भाई सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। बस दोनों कानों में वो डाल दिया था कि भाई जो नेगेटिविटी है उसको लेनी नहीं है, जो अच्छा बोले अंदर ले लो, फिर आगे काम करो। अभी लोग क्या कहते हैं आपको? अभी तो सपोर्ट करते होंगे ना लोग? अभी तो मतलब अब क्या कहते हैं कि भाई चलता रहता है सबका क्योंकि साथ काम सरकार मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक ऐसी राह पकड़ ले और उस पर चलने लगे, उसके बाद उसको थोड़ी कामयाबी मिले, वो कामयाबी तो नहीं कह सकते बट लोगों को अच्छा लगने लगे, पैसा भी साथ साथ में जो कुछ भी मतलब अर्न कर लेते वो लोगों को दिखता है और उसके बाद लोगों को भी लगता है कि नहीं ये करना चाहिए। भलाई तो का। फिर लोगों को भी अब पॉजिटिविटी मिलती है कि भाई चलो कर रहा है तो हम भी सपोर्ट करते हैं। आपका जो पोपट भाई फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिल्कुल। उनके लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लोगो के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लोगो है ना थोड़ा यूनिक तरह का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार हर धर्म। हाँ सभी धर्म की बात हम वहाँ पे करते हैं और सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। एक इंसान के प्रति हम कैसे एक इंसान बन के एक मदद कैसे कर सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म हो, तो सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म, और वही मान्य रखते हुए हमने एक लोगो डिज़ाइन करवाया और उसके बाद लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई ये सभी लोगों के साथ जुड़ के ही काम कर रहे और बस चल रहा है अभी तो ऐसे ही। तो जो आपका महुआ प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपके ट्रस्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, यस। वो कैसे चल रहा है? क्योंकि इसमें प्लानिंग भी बहुत लगी होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगा होगा, तो कोई चैलेंजिंग लगा है आपको ऐसा? वैसे तो हर दिन चैलेंज ही लगता है और ये जो वर्क है ना वो लोगों के भलाई के बारे में और लोगों के प्रति लोगों के माध्यम से करने वाला वर्क है। तो उसमें कोई मैं ये सोच नहीं रखता हूँ, मेरी टीम भी ये सोच नहीं रखती कि भाई इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर कुछ आगे क्या होगा, क्योंकि ये ईश्वर का काम है तो ईश्वर खुद संभाल लेंगे। मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ उसका और मुझे जो विचार दिया उस विचार के साथ काम करना है। बाकी मैं समझने लगूंगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, इसमें मेरे को चैलेंज मिलेगी ये मिलेगी, तो मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लोगों के प्रति है और लोगों को ही सपोर्ट करना है और मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक मैनेजर हूँ जो सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ और मेरी पूरी टीम के साथ मिलके कर रहा हूँ। मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ और जो भी कुछ भी होता है वो लोगों के प्रति है तो लोग ही साकार करेंगे।
तो अभी आपको जैसे सोशल मीडिया आश्रम हुआ चल रहा है, तो उसमें कोई तबलीग आई है अभी कि पहले आई थी स्टार्टिंग करते समय? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हर दिन तकलीफ आती रहती है, क्योंकि चैलेंज जो आपको नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब पहले दिन की मैं बात करूँ तो बारिश का टाइम था और मन में ठान लिया था कि भाई नहीं, अब सोशल मीडिया से यहाँ तक पहुँचे तो अब सोशल मीडिया आश्रम कि हम क्यों पहल, एक विचार सबको अच्छा लगा, मेरी टीम जितने भी मेरे लोग हैं, तो उस विचार के साथ जुड़ के फिर हमने शुरुआत जब पहले दिन से करी, तब से लेके एक बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम भी हो गया या फिर जो चैलेंज भी समझ लीजिए कि जो लोगों को हम लेके आते थे वहाँ के आसपास स्थानिक, मतलब जो बीमार से प्रभु जी जो मानसिक रूप से बीमार होते, तो उसको रखने के लिए व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, क्योंकि पहला ही दिन था तो डायरेक्टली तो खड़ा नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद बाउंड्री भी करनी पड़ती है, क्योंकि लोग भाग ना जाए, क्योंकि जितने भी लोग लाते हैं तो क्या वो मानसिक रूप से बीमार होते, उसके पास ऐसी कोई दिमागी शक्ति नहीं होती कि भाई मेरे को यहाँ पे रहना है, उसको रास्ता मिल जाए तो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। तो फिर बाउंड्री बनाने में, फिर उसके अंदर जो हमने रूम बनाई है अभी अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो पहले दिन से मतलब पहले एक महीना बहुत ही मुसीबत रहा, क्योंकि जितने भी लोगों को हम लाते थे फिर हमें दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करना पड़ता था, वो टाइमिंग में, फिर उसकी देखभाल रखने में बहुत ही वो परेशानियाँ रहती थी। तो जो आपका ड्रीम है ये प्रोजेक्ट, तो ये आप जब भी पालोगे तो आपने कभी सोचा कि पूरे इंडिया को हम कैसे कवर करें, इसे कैसे स्केल करेंगे? मतलब पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनल कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि भाई मतलब आपके मैं कर सकता हूँ, का। मेरे से ही हो पा रहा है, मैं ही करूँगा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैंने आगे आपको बताया। ये इंडिया का ही प्रोजेक्ट, मैं हर बार मेरे वीडियो में भी बताता हूँ कि हिंदुस्तान का विचार है और हिंदुस्तान के सभी लोगों को साकार करना है। और सोशल मीडिया आश्रम एक ऐसा विचार है जहाँ पे हर कोई व्यक्ति के पास अभी मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर कोई व्यक्ति स्क्रॉल करते रहता है, रील्स हो गया, वीडियो हो गया या कुछ भी। तो उसके माध्यम से व्यक्ति को अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, बट ये जो वीडियोस के माध्यम से कुछ अलग तरह का जो विचार है कि भाई ऐसा भी काम हम कर सकते हैं, जो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम साकार कर सकते हैं। तो यूनिक इसलिए हो गया कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है और इसके अंदर कोई पीछे का कोई बैकअप नहीं है हमारे पास कि भाई चलो कोई कंपनी हो गई या फिर कुछ ऐसे फंड राइजिंग के लिए भी हो गया कि जिसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट ऐसे निरंतर चलता रहेगा, कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। बस हर दिन नया होता है तो हर दिन नए लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, तो बस चलता रहता है। और हिंदुस्तान का विचार है तो हिंदुस्तान के सभी लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे दिल से लग रहा है कि ये होके ही रहेगा। आपके सपोर्टर बहुत है, लाखों करोड़ों लोगों के। ना बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का प्यार है और तभी ये सब कुछ हो पा रहा है। और मेरे काम को और मेरी पूरी टीम की जो मेहनत है ना, लोग उसको देखते रहे। बाकी तो एक काम के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व है नहीं, तो काम से मैं जाना जाता हूँ, बाकी मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह ही हूँ। पोपट भाई, फिर वो कुछ भी, मतलब आप नाम से पुकार लीजिए, एक नाम होता है, बट काम पीछे लग जाता है तभी व्यक्ति को कुछ अलग संबोधित किया जा सकता है। आप बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हो। बिल्कुल उनमें से कई सारे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड होते हैं। बिल्कुल। उनमें ऐसी क्या कॉमन चीज़ है जिनकी वजह से ये हालत हो जाती है इनकी? पढ़ाई लिखे, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी मेरे सोशल मीडिया आश्रम में जो जितने भी लोगों को हम रेस्क्यू करते हैं उसमें से अभी बड़ौदा का ही हमने रिसेंटली एक महीने पहले एक केस लिया था। वो एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे वेल ग्रेजुएट, उसकी इंग्लिश आप मतलब एक बार सुन लो तो आपको लगेगा कि ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो उसके पास जाके पहली बार जब मैंने उसको मिला तो ऐसी हालत थी कि आप उसके पास नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े बाल, कपड़े के एक भी मतलब अच्छी तरह से ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे और बहुत बुरी हालत थी उसकी। उसको समझाने में उसके माइंड के अंदर है ना एक चीज़ क्लिक हो जाती है कि भाई मान लीजिए हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो एक विचार ऐसा होता है कि वो सोच वहाँ पे अटक जाती है हमारी। तो ऐसे जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं ना, वो कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फैमिली का प्रेम और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और उसकी वजह से व्यक्ति घर से बेघर हो जाता है। और लोग, अब हम खुद ही, मतलब हमारा भाई हो गया या फिर कुछ भी, कोई भी लोग हो गए, तो हम उसी व्यक्ति से दूर भागते हैं कि भाई ये तो अब ये हरकतें करने लगा है, चलो ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है, तो उसकी वजह से वो और बीमार होने लगता है।
जो हमें उसी टाइम पे हमें उसके पास जाना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए, उससे प्यार से समझना चाहिए, बट हम वो सब नहीं करते। उसकी वजह से वो लोग पढ़े लिखे इंसान भी ऐसे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सब डिप्रेशन की वजह से भी होता है, अकेलेपन रहने के लिए। हाँ, हम कह सकते हैं, बट हम 100% श्योर नहीं है, क्योंकि मतलब ये मानसिक एक बहुत बीमारी। बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। हाँ, उनके लिए वो हम भी हो जाते। मान लीजिए कि भाई हम 5 दिन नहीं खाएंगे, हम 10 दिन अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो हमारे विचार भी ऐसे ही हो जाएंगे, हमें भी लोग दूर करने लगेंगे कि भाई ये तो गंदा आदमी है, उससे दूर रहो, इससे दुर्गंध आ रही है, ये आदमी भूखा है। इसलिए मानसिक रूप से हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि भाई हम भी 5 दिन भूखे रहेंगे तो हमारा दिमाग भी सुन हो जाएगा, और सभी के प्रति हमें गुस्सा और द्वेष ही दिखेगा कि भाई साला काम नहीं हो रहा है। तो वही हिसाब से लोग पागल पागल तो नहीं कह सकते हम, और मानसिक रूप अस्थिर। से बीमार हो जाते हैं सब। तो आप जैसे उनको रेस्क्यू करते और शेल्टर में या आपके आश्रम में लेके आते, तो उसके बाद उनमें चेंजेस दिखने मिलते हैं आपको बिल्कुल। थोड़े टाइम बाद? हाँ बिल्कुल, थोड़े टाइम के बाद नहीं, बट जब उसके बाद उसकी जो स्थिति होती है, जो अवस्था में हमें वो मिलते हैं, वो मान लीजिए अच्छे कपड़े नहीं होते, फिर अच्छे से उसका जो बाल बड़े बड़े होते हैं, या फिर अच्छे से नहाए नहीं होते, उसकी वजह से वो 50% जो उसकी दिमागी जो बीमारी रहती है ना, वहीं से दूर हो जाती है। फिर 50% जो बीमारी रहती है वो हमें कहीं ना कहीं उसको अच्छा खाना देने से, अच्छे से प्यार से बात करने से, उसकी जो भी कुछ मेडिसिन है जो हमारी शरीर में जो उसके अकॉर्डिंग उसकी फाइल तैयार होती है, तो उसके बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता तो है। कभी आपके में ऐसा केस है कि जो आप आश्रम में सभी के साथ उनको रहने के लिए रखते हो, तो कभी वहाँ पे भी वो डिस्टर्ब होते हैं माइंड से, तो किसी को नुकसान पहुँचा या ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल होता है, खास करके मेरे को ही टारगेट करते हैं, हाँ, क्योंकि आप पे भी उसके हमला करते हैं। क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो दिमाग में है ना, उसका विचार वहीं पे अटक जाता है कि भाई ये आदमी मुझे लेके आया था, हाँ। उसको इस साले को मारना है। तो कभी 2-3 बार मेरे के ऊपर भी अटैक हुआ है, बट वो एक विचार वहीं पे, मैंने बोला ना कि वो एक बार अटक जाए ना, उसको फिर खोलना पड़ता है प्यार से। फिर वो उसके दिमागी हालत जब ठीक हो जाती है, तो वो फिर नॉर्मल भाईचारे की तरह ही बात करने लगते हैं, और एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हम साथ में रहते हैं। तो आप जैसे रेस्क्यू करते हैं उसके बाद उनका दिमागी हालत ठीक होती है, तो वो हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन भी होते बिल्कुल हैं एकदम? बिल्कुल नॉर्मल। आप कभी नहीं ये कह सकोगे कि भाई ये आदमी से दूर रहना चाहिए, या फिर ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है। वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इंसान खुद एक इंसान को मानसिक रूप बना देता है, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि टाइम पे सब कुछ जो मिल जाए ना व्यक्ति को, अच्छे कपड़े कपड़े पहनने के लिए मिल जाए, या फिर अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे सोने की व्यवस्था मिल जाए, तो कोई भी व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जी सकता है। हम ये तीनों में से एक चीज़, मतलब आप समझ लीजिए, हम दूर रहते हैं उससे, तो हम खुद भी कहीं ना कहीं उस अवस्था में आ जाते हैं। तो आप जैसे लोगों को रोजगार देते हैं और शॉप खोल के देते हैं, प्रोविजन स्टोर, बिल्कुल। तो उससे उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं? मतलब वो अपने घर पे जाते हैं तो वहाँ पे काम करते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, और ये जो दुकान देना, या फिर सिलाई मशीन भी हम दे रहे हैं, या फिर कुछ भी, मतलब जो वो काम कर सकते हैं। हमारा ये एनजीओ का एक अलग प्रोजेक्ट है। हम टोटल 4-5 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये होमलेस पर्सन जो हो गए, वो अभी हम उस पर बात कर रहे थे, जो फिर मानसिक रूप से बीमार हो गए, या फिर नॉर्मल पर्सन भी जो कहीं ना कहीं बेघर होते हैं। पहला प्रोजेक्ट ये है हमारा। दूसरा प्रोजेक्ट है जो दिव्यांग है, वो अच्छे से काम करना चाहते, पर अपनी दिव्यांगता के कारण वो काम नहीं कर सकते, लोग उससे दूर भागते, तो कहीं ना कहीं उसको हम अच्छी दुकान खोल के देते। अभी सूरत में भी हमने बहुत सारी दुकान दी है, आनंद में भी हमने दी है। दिव्यांग कैबिन आपने हाँ खोल दी बिल्कुल। है। तो उससे क्या कि उसका एक 500-700 रुपया भी कमा लेगा, तो उसका दिन का खर्चा निकल जाएगा। उसकी पूरी दुकान हम तैयार करके देते। फिर हो गया ये जो विडो लेडीज़ होती है, खास करके कोरोना की लहर में, जब जितने भी सिंगल पेरेंट्स हो गए, या फिर ऐसी लेडीज़ जो मेहनत करना चाहती है, तो उसको हम सिलाई मशीन भी देते। फिर उसके बाद का प्रोजेक्ट है जो कोरोना के अंदर जो सिंगल पेरेंट्स हो गए, या फिर ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों को हम स्कूल फ़ी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट है हमारे, और उसी प्रोजेक्ट में लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। ये जो आप लोगों को रेस्क्यू करके लाते हो, उनमें हमने देखा है कि आप खुद उनको नहीं हिलाते हो, आप खुद उनके बाल नहीं बिल्कुल। करते हो। आप चाहते हो तो आप एक व्यक्ति हायर करके भी आप कर सकते कर हो, सकते पर हैं, आप बिल्कुल। खुद भी क्यों करते हो? मैं खुद इसलिए करता हूँ कि मैंने अभी आगे आपको बताया कि मुझे इससे शांति मिलती है।
ये समझ लीजिए कि आप हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ व्यसन करते हैं, फिर वो समझ लीजिए कि वो पान मावा गुटखा, फिर वो समझ लीजिए कि भाई आध्यात्मिक का भी एक व्यसन होता है, ये हम कर रहे मानवता का व्यसन, ये भी एक व्यसन है। तो इससे मुझे शांति मिलती है। और व्यसन व्यक्ति इसलिए करता है कि कुछ ना कुछ शांति पाने के लिए। हम स्मोकिंग करते हैं, क्यों करते हैं? पाँच मेंटली जो स्टेट होता है दूर हो जाता है, आज 5 मिनट शांति मुझे चाहिए। तो ये सब कुछ मैं खुद इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे शांति मिलती है। और इसी वजह से मैं लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जितने भी आसपास के लोग हमारे आसपास ऐसे रहते हैं, तो हमें खुद आगे आना पड़ता है। क्योंकि हम खुद पहली शुरुआत नहीं करेंगे तो हम लोगों से करवा सकते हैं, बट वही हम करेंगे तो फिर उसमें और हम में क्या अंतर रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप खुद आगे आइए और एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए। हमने देखा है आप किन्नर लोगों की भी बहुत मदद करते बिल्कुल। हो, उनकी आपके मन की व्यथा भी आपने समझी होगी। बिल्कुल। और ऐसी क्या चीज़ है और हम में और उन लोगों में जो फर्क पड़ता है? क्या चेंजेस आता है हमें और उनमें? क्या समानता नहीं मिलती है समाज में? क्या प्रॉब्लम? मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि LGBTQ जो समुदाय है, खास करके ऐसे व्यक्तित्व जिसको भगवान ने ही वही रंग रूप के साथ बनाया जो हमें बनाया है, कहीं ना कहीं लिंग परिवर्तन के कारण ये उसको कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस है। मान लीजिए मैं एक पुरुष हूँ, एक स्त्री है, फिर मतलब LGBTQ का कोई भी सदस्य है, तो उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा अंतर है तो मानसिक विचारों का है कि हम जो सोच रखते हैं कि इस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये समाज से अलग व्यक्ति है। तो मुझे समझ मैं यही आगे भी हमने काफ़ी सारे ऐसे इंटरव्यू भी ऐसे व्यक्तित्व का किया है हमने कि भाई ऐसे व्यक्ति की हम भावनाओं को समझेंगे, ऐसे व्यक्ति की जो मन ही मन वो दुखी रहते हैं कि भाई लोग ही उसको दुखी बना देते हैं, उसके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं कि भाई तू किन्नर है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है, तू ये है, अलग अलग जो भी कुछ शब्द रचनाएं लोग उसको वही शब्द रचना के साथ पुकारते हैं और उससे वो डिप्रेस हो जाते हैं। बट जो उसके पास जाके हम पूछेंगे कि भाई तेरी हालचाल क्या है, क्यों ऐसे हो गया, तो वो भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि एक मानवता जो होती है ना, फिर वो पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, या फिर LGBTQ का कोई भी सदस्य, तो भगवान ने हमें कोई अंतर नहीं रखा है बनाने में। तो हम क्यों हमें विचारों से हम उसको अंतर रखते हैं और उसको दूर रखते हैं। तो वही इंसानियत ही सबसे बड़ी बात होती है, बाकी तो और कुछ है नहीं। विचार को चेंज कर देते हम तो हर कोई व्यक्ति साथ में रह सकता है। और हमारा भारत देश तो एक आज़ाद देश है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है। आपके मतलब ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको हमें उनको मतलब ऐसे दिखाते इसलिए उनके मन में ऐसा प्रॉब्लम आता है या डिसरिस्पेक्ट फील होता है उन्हें, इसलिए वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं या ऐसा होता है? नहीं नहीं, हर कोई व्यक्ति मतलब मान लीजिए मुझे कोई एक ही नाम से हर बार मुझे पुकारेंगे, जो नाम कहीं ना कहीं हमने ऐसे बना दिया है कि जो गलत है, तो वो नाम बार बार मैं ये सुनूंगा तो मैं भी खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मुझे भी वहाँ से चिढ़ लगने लगेगी कि भाई ये चलो यहाँ से मैं दूर हो जाता हूँ। वैसे ही नाम से हम उसी व्यक्ति को पुकारते हैं, बार बार यही शब्द से पुकारते हैं। सब व्यक्ति का अलग अलग नाम है, मान लीजिए मेरा नाम पोपट भाई है तो आपका नाम सुरेश है, रमेश है, वही नाम से पुकारे तो उसको भी अच्छा लगेगा भाई चलो मेरा एक नाम है, मेरा अस्तित्व है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मतलब सबको इक्वालिटी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे क्या कि उसको भी एक समाज में रहने का हक है पूरे पूरा, और वही हक के साथ वो जीना चाहते हैं। और हमारे देश के अंदर जो संविधान है सबके बराबर ही सबने बनाया है, तो वही संविधान को साथ में रखते हुए उसको भी पूरा हक है इस समाज में रहने का और साथ में सब कुछ करने का। तो आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान दिखते हैं, तो आपके मतलब हम्बल पर्सनैलिटी का राज क्या है? मतलब स्टार्टिंग से ऐसे है कि मतलब जैसे दौर गए ऐसे आप मतलब मैं समझा नहीं आपकी बातों को। मतलब आप बहुत ही क्लियर है मतलब अपनी पर्सनैलिटी दिमाग में कि मुझे जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यूँ। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं अपने कामों के प्रति बहुत ही लगाव, डेडिकेटेड। हाँ डेडिकेट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है, मैंने अभी आगे बताया कि ये मेरा व्यसन है। और ये मैं व्यसन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उससे लोगों का भला हो रहा है, इससे लोगों का बुरा नहीं हो रहा है। और लोगों को चलो भला और बुरा को दूर की बात है, मैं खुद का भी बुरा नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी व्यसन ऐसे होते हैं कि व्यक्ति खुद का बुरा कर लेते हैं, फिर वो कुछ भी व्यसन आप समझ लीजिए। तो ये मेरा व्यसन है, उससे लोगों का भला हो रहा है, तो मैं इससे क्यों दूर भागूँ। तो मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, मेरे विचारों को, मेरे आसपास रहते हुए लोगों को विचारों को, कि भाई चलो मैं कुछ
समाज को मेरा ये जन्म मिला है, मुझे ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ दे के मैं जाना चाहता हूँ कि मैं भी ये समय मेरा आज हम ये है तो आने वाले दौर पे हम कुछ और रहेंगे, तो ये समय कभी रुकता नहीं है। तो भी समय के साथ चलने से ही व्यक्ति की कुछ अलग पहचान होती है, अलग विचार होते हैं। एक आतंकवादी का भी एक विचार होता है कि भाई मुझे लोगों को मारना है, मुझे उससे शांति मिलती है। तो ये भी एक विचार है कि भाई मेरे लोगों को मदद करनी है, कुछ ना कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं, पर लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट रूप बन के, एक माध्यम बन के लोगों की मदद करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इस विचार से भी लोगों का भला हो रहा है। नाम दोनों का बराबर है, एक आतंकवादी भी आतंकवादी से ही पुकारा जाता है, पर एक समाज सेवक हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति हो गया जो लोगों के प्रति काम कर रहा है, तो वो आप समझ लीजिए। अभी गांधी जी को हम याद कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद कर रहे हैं। ऐसे कई अनामी व्यक्तित्व है जो देश के लिए लड़े हैं। वो कोई समुदाय के लिए नहीं लड़े कि भाई चलो मैं आहिर के लिए मदद करूंगा, चलो मैं एक मुसलमान भाइयों के लिए मदद करूंगा। तो ये हिंदू मुस्लिम जो भी कुछ होता है तो एक विचारों के डिपेंड होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सब इक्वल होते हैं, सभी एक अंदर होता है ना भावना कि भाई मुझे लोगों के प्रति काम करना है। तो वैसे व्यक्ति को एक व्यक्ति याद करता है। आज गांधी जी को याद कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक इंसानियत के लिए काम किया है और देश के लिए काम किया है। तो वही विचार के साथ मैं जुड़ा हूँ कि भाई मैं लोगों के प्रति काम करूँ, फिर वो कोई भी समुदाय का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। ओके। आप अभी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो और आपका ड्रीम क्या है? मैं तो हर दिन यही सोचता रहता हूँ कि मुझे आज का दिन जो मिला है बस इसी को ही मुझे जीना है। आप बचपन में क्या सोचते हैं कि मैं बड़ा होके ये मेरा ड्रीम था? नहीं 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 नहीं, ज़्यादातर हम बिन ख्याल वाले जो चीज़ हम सोच लेते हैं ना कि भाई मुझे बड़ा होके ये करना है, वो करना है, फिर ये करूँगा। क्योंकि सोची हुई चीज़ ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती है ना, तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं ये करूँगा, आज पोपट भाई से बात करने वाला हूँ, मैं ये सब प्लानिंग बना के आप सब आए होंगे। मान लीजिए कुछ ना कुछ प्लानिंग फ्लॉप हो गया, तो आप क्या करोगे फिर? मतलब मायूस हो सोचोगे जाएंगे। क्या करें, आज भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो मैं यही सोच रखता हूँ कि आज का दिन मुझे मिला है तो बस आज में मैं जीना चाहता हूँ। कल सुबह जो नई होगी, कल भगवान मुझे नई सुबह के साथ जीना सिखाएंगे, तो वो आज जो मैंने गलती की वो कल नहीं करूँगा, कल बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो यही ज़िंदगी होती है, बाकी ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि हमें देखा है आपको, बिल्कुल। आपके भी ये 4 महीने से आप बहुत ही बिजी है इसलिए। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट रहता है। फैमिली भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितना काम इम्पोर्टेंट है, तो सब कुछ। अब तो फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। पर स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, मेरे से मम्मी खास करके मुझे बोलती रहती भाई तू तो 4-4 महीने से घर नहीं आ रहा है। तो पहले बहुत डांट मिलती थी, बट अभी सब कुछ काम के अकॉर्डिंग उसको भी लग रहा है कि भाई चलो कुछ भलाई के बारे में सोच रहा है तो लोगों को अच्छा हो रहा है। तो मैंने जब ईश्वर सब कुछ कर देता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आपकी अभी सगाई हुई हाँ है, बिल्कुल। क्या उनका भी सपोर्ट पूरा रहता हाँ है? बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि व्यक्ति जब कोई भी इंसान हो गया वो काम करता है तो उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति, जो उसके नज़दीक में रहने वाला व्यक्ति, खास करके मेरी वाइफ, वो मुझे सपोर्ट इस बाबत से करते हैं कि भाई जो आप कर रहे हो ना तो उसमें भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप करो बस। जो मेरे पास अच्छे विचार होंगे तो मैं आपको दूंगी कि आप ये करो, आप प्रोजेक्ट आज। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। तो और आपका वो हर पहले- वक्त मुझे सपोर्ट करती पहले है। लगा था आपको कि अगर मैं सगाई कर लूँ उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ था? हाँ, लोगों से सुनने मिलता था कि भाई सगाई के बाद तू बदल जाएगा, सगाई के बाद शादी, खास करके शादी के बाद तेरी लाइफ अलग हो जाएगी। बट मैं ये सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, बस आज का दिन मुझे मिला है वही जीना है, फिर कल मिलेंगे तो फिर कल जी लेंगे। जब भी आपके यहाँ कोई प्रभु जी आते हैं तो उनके लेने के लिए उनकी फैमिली आती है, बिल्कुल। या उनका कोई मिलना सदस्य, घर का सदस्य आता है, तो वो जब भी उनको घर ले जाते हैं तो आप बाद में उनका फीडबैक या मतलब चेक करते हैं कि वो अच्छे से कैसे है? हाँ बिल्कुल, कि हम सब कुछ मतलब सर्वे करने के बाद ही उसको फैमिली को रिटर्न करते हैं। मान लीजिए कोई भी फैमिली उसके मिल गई है तो वो जो उस स्थिति में क्यों आ गया है, मान लीजिए वो रोड पे रह रहा था तो वो इस स्थिति में क्यों आ गया है, तो अलग अलग सबके कारण रहते हैं कि भाई मान लीजिए मैं बिन बताए घर से चले गए थे, या फिर कहीं से भी वो गुम हो गए थे, या फिर ऐसे भी कारण थे कि मेरे घर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है उसके ऐसे व्यक्ति, इसलिए ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो 100 में से 80% मतलब ऐसे परिवार की स्थिति होने नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यक्ति बेघर हो जाता है।
और 20% ऐसे होते हैं कि जी भाई दिल से वो उसका आदमी जो खो गया या फिर कोई भी व्यक्ति खो गया है उसके मिलने की अलग उसको खुशी मिलती है। तो वो जब ले जाते हैं तो उसके बाद हमारी टीम उसके फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ करती है कि भाई सब कुछ ठीक है, और जो ठीक नहीं है आपके पास व्यवस्था भी नहीं है तो हमने कुछ बना के रखा है तो उसमें भी आप रख सकते हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति के पास ऐसी सुविधा नहीं भी होती है तो उसका फिर हम देखभाल रखना भी हमारी एक जवाबदारी है। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है अभी। तो कभी कभी कोई लोग ऐसे भी आते हैं जो उनको जब पता है कि ये हमारे रिलेटिव है या कोई भी है तो उनको ऐसे इनकार कर देते कि हम उनको नहीं ले जाएंगे या ऐसा कुछ। वैसे व्यक्ति तो शायद फ़ोन ही नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा हुआ है हाँ तो। मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति शायद फ़ोन नहीं करते हमें कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक अच्छी जगह पे है, फ़ोन नहीं करते हैं। आपने अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया होगा कोई गिनती तो अभी मैं बताऊँ तो अप्रोक्सीमेट? हाँ अप्रोक्सीमेटली मैं आपको गिनती बताऊँ तो 1500 से अधिक तक का है, क्योंकि जो हम ऑन फील्ड करते हैं मतलब जो ऑन फील्ड जो हम यूट्यूब पे दिखाते हैं या फिर कुछ भी, तो ऐसे एपिसोड तो हमने 1000 के समथिंग आसपास है, 800 900 1000 समथिंग है। और उसके बाद जो ऑफ स्क्रीन होता है ना हमारा वर्किंग, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो दिखता है वो सिर्फ 20% है, पर उसको रखने की जो व्यवस्था है उसको कुछ भी मतलब ऐसी कोई व्यवस्था है उसको 80% का वही वर्क आप समझ लीजिए। और जो दिखता है वो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपको लाइव देख के आपको पता चलेगा कि भाई एक किससे मेंटेन किया जा सकता है। आप तो मतलब जो ऑन स्क्रीन होता है उसमें तो सिर्फ आप मदद कर दो या आपके कोई भाई, लेकिन आपका पूरा जो ग्रुप है वो सारे लोगों को रेस्क्यू करता होगा ना हाँ हाँ normally? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक टीम के माध्यम, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कितना कर एक टीम सकेंगे के हम? साथ जुड़ के किया जा सकता है। वैसे हमारी टीम मेंबर है नरेश भाई आहिर है, प्रतीक भाई है मेरे छोटे भाई है, वो भी प्रतीक भाई आहिर है, फिर हार्दिक भाई है, अलग अलग सभी लोग जो है जो साथ में मिलके ही कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और वैसे तो टीम बहुत बड़ी है, सभी लोगों का नाम अभी यहाँ पे नहीं मतलब वो कर सकते हो क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बट बस जितने भी मेरे टीम मेंबर अभी देख रहे हैं, बस आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट जो कुछ भी है तो, और सबसे बड़ी टीम तो लोगों का प्यार है। और जो लोग अभी देख रहे हैं हमारे वीडियो, वो वही टीम के माध्यम से सब कुछ हो पा रहा है। बाकी हम तो एक मामूली आदमी है, जो कुछ भी कर रहे हैं सपोर्ट से ही कर रहे हैं। बाकी हम कुछ ऐसे कैपेबल व्यक्ति नहीं है कि भाई चलो 500 करोड़ 100 करोड़ या फिर 10 लाख 15 लाख भी इन्वेस्ट करके या फिर आपने बताया आगे कि भाई एक कर लेते हैं, बट सपोर्ट है लोगों का तभी सब कुछ हो पा रहा है। आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इस बहुत चीज़ में? मिलता है, बहुत मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर व्यक्ति को सपोर्ट करती है, बस उस सुविधा के साथ मिलके ही जो कुछ भी मतलब गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ तक पहुँचने का हमें टाइम Criteria क्राइटेरिया होता है, और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट हर पल हमें सपोर्ट करती है। आपकी एक और स्ट्रगलफुल लाइफ के बारे में बात करते हो। हमने देखा ही, आपने ही सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि आप नीम के पेड़ के नीचे आप टफन ग्लास का कुछ बेच रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो आ, क्या आपकी ज़रूरत थी पैसा नहीं, कमाने के लिए? ज़रूरत उस टाइम की समझ लीजिए, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि जो भी कुछ व्यवस्था हम जहाँ पे रह रहे या फिर घर पे कुछ खर्चा होता है तो वो फैमिली में पापा है नहीं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो उसको मैनेज करने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता रहती। तो टफन ग्लास और मोबाइल के बीच का जो रिश्ता है मेरे साथ बहुत गहरा है। और टफन ग्लास के अंदर मैंने 3 साल तक काम किया है, फिर वो अलग अलग बड़ौदा में हो गया या फिर सूरत में हो गया, भरूच में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, या फिर मैं अलग स्टेट की बात करूँ तो कोलकाता में हो गया, या फिर बेंगलोर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, फिर झारखंड में रांची, दिल्ली तक भी हम गए जगह ढूंढने के लिए, बट वहाँ पे मेट्रो सिटी इसलिए ज़्यादा तो जगह नहीं मिलते, तो सभी अलग अलग स्टेट में भी हमने काम किया है। मेरे साथी मित्र थे नरेश भाई और प्रकाश भाई के साथ में मिलके हम तीनों भाई कहीं पे भी निकल जाते थे, और फैमिली के भी सपोर्ट मिलता था कि भाई चलो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो। तो स्ट्रगल तो बहुत की है मैंने और अभी भी कर रहा हूँ स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल मैं नहीं करूँगा तो मुझे लग रहा है कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। हर दिन कुछ नया होता है तो उसी ज़िंदगी को जीना है। शायद और उस टाइम पे आपका सिर्फ एक ही गोल, मतलब अपनी फैमिली को अच्छा जीवन दिए पैसे की वजह से या कुछ भी कहे तो उस टाइम नहीं, पे? ये नहीं कह सकता हूँ मैं, बट
एक विचार था कि भाई सोशल मीडिया अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया में हम कुछ अलग कंटेंट डाल रहे हैं तो उससे लोगों को मनोरंजन मिल रहा है, किसी को कुछ अलग तरह का ज्ञान मिल रहा है, बट ये कंटेंट बहुत अलग तरह का था, इससे लोगों का भला हो रहा है। तो इसके माध्यम से मैंने सोशल मीडिया की शुरुआत की थी, और पहले कॉमेडी वीडियो बनाता था, उसके बाद जो रील्स होती है, फिर ये टिकटॉक वीडियो बनाते थे, उसके बाद फिर यूट्यूब में मैं आया और फेसबुक के शुरुआत की। तो एक कंटेंट जो लोगों को मदद रूप करने का था, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर वो चाहत लोगों की थी, तो मुझे और अच्छा लगने लगा कि चलो अभी इसमें ही लोगों को पसंद आ रहा है तो उसको और बेहतर तरीके से करते हैं। फिर एनजीओ की स्थापना करी, और उसके बाद ये अभी जरिया चालू है। एनजीओ की स्थापना के तकरीबन कितने ईयर हो गए? आप ये समझ लीजिए कि भाई मैंने 5 साल सोशल मीडिया से शुरुआत किए हुए टाइम हो गया, उसमें से जो ऑन वर्किंग जब से कर रहे हैं 3.5 साल समथिंग हो गया है, क्योंकि वही नाम से पहले से जुड़ा है, पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन, और वही नाम आपका से। पहले से यही नाम था? नहीं, अलग अलग रहता था, बट मतलब अभी जब एनजीओ स्टार्ट किया उसके बाद आपने चैरिटेबल फाउंडेशन? यस यस, क्योंकि एनजीओ का रूल्स रेगुलेशन अलग होता है। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, और अभी भी धीरे धीरे उसको समझ रहा हूँ एनजीओ में कैसे वर्क किया जा सकता है, और लोग ही सपोर्ट के माध्यम से सब कुछ। तो थैंक यू सो मच सर हमारा पॉडकास्ट में आने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे भाई आपकी इस चैनल में आके, और कुछ अलग तरह का मुझे आज एक्सपीरियंस मिला। जितने भी मेरे सपोर्टर या फिर जितने भी लोग जानते हैं हमें, तो बस यही निवेदन है भाई कि दोनों भाई अभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बेहतर बताने की कोशिश करते, ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने की कोशिश करते, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की, या फिर उसकी कुछ ऐसी खटमिटी बातें होती है तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट दीजिए। आप कहीं से भी आप देख रहे हो मुझे, तो भाई को इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इस सोशल मीडिया का एक अलग विचार है, तो अलग विचार को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। आपके इस चैनल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस जितने भी अभी दर्शक देख रहे, आपके इस सोशल मीडिया की जर्नी को आप इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो, आपके लोग इन्फ्लुएंस होके आपसे और लोग सीखे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और भाई के चैनल को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और कोई भी कमेंट आप देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम के साथ कि इस कमेंट का मैं खुद आपको रिप्लाई दूं। भाई तो देंगे ही तो कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।